everyone. Myself Dr. Kirti Mathur. I am an orthophysiotherapist. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो दो कंडीशंस जो सबसे ज़्यादा करती हैं हमारे शोल्डर पेन को। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर कोई भी शोल्डर पेन है तो वो फ्रोज़न शोल्डर है, अगर एल्बो पेन है तो वो टेनिस एल्बो है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर जॉइंट के आसपास बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, बहुत सारे मसल्स होती हैं जो उसको मूव करवाते हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि उसको स्टेबलाइज करते हैं। कुछ जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, कैप्सूल्स होते हैं जो कि उसको एक प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ है या किस तरीके से इंजरी हुई है, वो डिटरमाइन करती है कि आपकी कंडीशन कौन सी है। तो आज इस वीडियो में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ इंजरी के बीच में, और उसके साथ साथ उनके वो कौन सी सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपस में मिलते जुलते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शोल्डर जॉइंट जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, हमेशा ही एक हैंगिंग स्टेट में ही रहता है। तो इसके आसपास बहुत सारे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं और कैप्सूल भी है। तो रोटेटर कफ क्या होता है? रोटेटर कफ तो एक 4 मसल्स का ग्रुप है जो कि यहाँ पे हमारे जॉइंट को कवर करके रखता है, और वो सारे चारों एक साथ टेंडन के फॉर्म में आर्म पे आके अटैच होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये टेंडन में कोई इंजरी हो रही है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ इंजरी। या अगर इंजरी बहुत सीवियर है कि उसने उस टेंडन को ब्रेक कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ टियर। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, यहाँ पे टेंडन में इंजरी नहीं हो रही है, जॉइंट है, मसल्स हैं, और मसल्स के ऊपर एक कैप्सूल होता है। तो जब वो कैप्सूल में थिकनेस हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, या वो बहुत टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, या पेनफुल स्टिफ शोल्डर भी बोला जाता है। तो दोनों में जो रीज़न है वो अलग है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि फ्रोजन शोल्डर का मेन कारण क्या है? इनएक्टिविटी या इमोबिलिटी, कि हम मूवमेंट ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि कई बार इंजरी हुई, कोई फ्रैक्चर हुआ, ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से एक स्लिंग में रहा शोल्डर बहुत लंबे समय तक, तो एक इमोबिलिटी हुई, उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। वहीं नॉर्मली जो रोटेटर कफ इंजरी होती है उसका मेन कारण क्या होता है? ओवर यूज़ या रिपीटेड एक्टिविटी। तो वो सारे लोग जिनमें ओवरहेड एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, जैसे कि पेंटर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, या फिर नॉर्मली जो घर में भी लोग काम कर रहे हैं जिनमें बार बार एक नीचे से सामान उठा के ऊपर रखना है, मतलब आप सर से ऊपर हाथ को बार बार लेके जा रहे हैं, रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है, ओवर यूज़ हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो टेंडन जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से रोटेटर कफ इंजरी होती है। वहीं जो डायबिटिक होते हैं पेशेंट्स, या जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, या कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है, या फिर कुछ केसेस में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में भी क्या होता है कि फ्रोजन शोल्डर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वहीं रोटेटर कफ इंजरी में ऐसा नहीं है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको फ्रोजन शोल्डर तो हो सकता है लेकिन रोटेटर कफ इंजरी नहीं हो सकती, क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी तो एक रिपीटेड मूवमेंट की वजह से होती है, या कई बार एक ट्रॉमा की वजह से होती है। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे थे, आप ड्राइव कर रहे थे टू व्हीलर, आप गिरे और आप शोल्डर के बल पे गिरे, मतलब शोल्डर जो है नीचे आया और वो जो हिट हुआ, एक इंजरी हुई, तो वो हो सकता है कि आपका टेंडन इंजरी हुई है। तो दोनों चीज़ों में ये एक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि एक और मेन डिफरेंस क्या है कि फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट में तो अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने आर्म को लिफ्ट करिए, आप अपने आर्म को मूव करिए, तो वो खुद से नहीं मूव कर पाएगा, मतलब एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाएगा। वहीं अगर रोटेटर कफ इंजरी का पेशेंट है, उसको अगर हम एक्टिव मूवमेंट करने को बोलेंगे तो वो एक पर्टिकुलर रेंज तक तो मूव कर पाएंगे, बट उसके बाद वो भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम हाथ को सपोर्ट दे देते हैं, मतलब हम एक पैसिव मूवमेंट कराते हैं, तो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट
पैसिव मूवमेंट में भी वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब ना तो वो एक्टिवली मूव कर पा रहा है, ना वो पैसिवली मूव कर पा रहा है, क्योंकि जो जॉइंट है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है। वहीं रोटेटर कफ इंजरी में क्या होगा कि पेशेंट को अगर हम सपोर्ट देंगे, मतलब हम पैसिवली मूव कराएंगे, तो वो पेशेंट मूव कर पाएगा। तो ये जो है ये मेन डिफरेंसेस हैं फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ इंजरी में। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब जो मेन सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही बहुत सीवियर पेन होता है, नाइट पेन्स होते हैं। और अगर रोटेटर कफ इंजरी का पेशेंट है, वो अगर अफेक्टेड साइड पे, फॉर एग्जांपल मेरा ये शोल्डर अफेक्टेड है और मैं इसी साइड पे करवट करके सो जाती हूँ, तो मेरे को बहुत सीवियर पेन होगा। फ्रोजन शोल्डर में भी क्या होता है, बहुत सीवियर नाइट पेन्स होते हैं। तो ये जो पेन की कंडीशन है वो दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों में ही मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार आज की डेट में क्या है ना कि पेशेंट्स बहुत अवेयर हैं, वो सेल्फ डायग्नोसिस के बाद ही आते हैं। वो हमें आके बोलते हैं कि मैडम हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो वो जो सेल्फ डायग्नोसिस है वो इसलिए गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हर जगह आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो हमने क्या देखा कि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों कंडीशंस हैं, मतलब कि एक इंजरी हुई, इंजरी की वजह से इमोबिलाइजेशन हुआ, तो इंजरी की वजह से रोटेटर कफ इंजरी भी हो गई, और जो इमोबिलाइजेशन हुआ उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर भी हो गया। तो कई बार ये सिम्टम्स बहुत मिक्स होते हैं, कई बार दोनों कंडीशंस एक साथ प्रेजेंट होती हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती है। तो उस केस में सबसे अच्छा क्या ऑप्शन होता है, गो फॉर द एमआरआई, क्योंकि वो एग्जैक्ट हमें पिक्चर क्लियर कर देता है कि क्या कंडीशन है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको शोल्डर पेन हो तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करिए, सही से डायग्नोस कराइए और जितना जल्दी हो सके अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।